हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये बात है 26 जुलाई 2021 की। मुंबई के वसई, आपने काफ़ी सुना होगा। मुंबई के वसई इलाके के भोई गांव के बीच के किनारे एक लगेज मिलता है। किसी शख्स को वो बैग दिखता है, आपने थंबनेल में देखा। वो बैग दिखता है तो उसको बड़ा अटपटा लगता है। वो पुलिस को फ़ोन करता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे एक बैग पड़ा है और बड़ा अजीब है। पुलिस आती है, बैग को खोला जाता है तो उसमें एक सरकटी लाश निकलती है। सर था ही नहीं, सिर्फ नीचे का धड़। और वो लाश थी एक लड़की की। कपड़े थे जिस्म पर, लेकिन चेहरा नहीं था। हाथों पर मेहंदी थी। पुलिस ने बड़े अच्छे से उस बैग की जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने सोचा शायद कुछ सबूत, सुराग, पता कुछ निकल आए, लेकिन कुछ भी मिला नहीं। काफ़ी पूछताछ हुई, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिस लाश का सिर ना हो, चेहरा ना हो, तो क्या पता चले कि आखिर ये लाश किसकी है। हाथों पर मेहंदी थी। एक अनुभवी पुलिस वाले थे उन्हीं में से। उन्होंने कहा ये जो हाथों में इसके मेहंदी है इस लड़की के, ये हो ना हो ये कोई मुसलमान लड़की है, मुस्लिम है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि ऐसी मेहंदी मुस्लिम लड़कियां ही ज़्यादा लगाती हैं। खैर, इसके बाद बहुत पूछताछ हुई, पुलिस ने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उस लाश के मुस्लिम रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसको दफना दिया जाता है। लेकिन पुलिस ने उसका डीएनए लिया था। इसको मुंबई के कलीन लैब में रखवाया गया। उसके जो कपड़े थे उनको भी संभाल कर रखे, क्या मालूम कब कैसा वक्त पड़े जो इसकी सबकी ज़रूरत पड़े। और पुलिस जांच पड़ताल करती रही, लेकिन कुछ पता चला नहीं। सारे थानों में भी खबर की गई कि कहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट हो। बहुत सारे ऐसे केस भी पुलिस ने देखे, लेकिन उस लाश के बारे में कुछ पता नहीं चला। और इस सबको 14 महीने बीत जाते हैं, यानी 2022 आ जाती है। अब 29 अगस्त 2022 को मुंबई के आलोच पुलिस स्टेशन में एक साहब कर्नाटक के बेलगम से आते हैं और वो एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो बताते हैं, कर्नाटक का मैं रहने वाला हूँ। मैंने अपनी भतीजी की शादी 2017 में मुंबई में आसिफ नाम के लड़के से की थी, जो सऊदी में जॉब करता था, कोई नौकरी करता था। और उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में वो आ गया, इंडिया आया। उसके बाद से वो यहीं इंडिया में है। तो पुलिस कहती है बात क्या है, आप बात बताइए। तो वो बताते हैं कि 2017 में हमने अपनी भतीजी की शादी की थी आसिफ के साथ। वो काफ़ी खुश थे, आसिफ भी, बीबी भी उसकी, मेरी मतलब भतीजी। अच्छा, ये जो इनकी भतीजी थी, इसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। ये एक यतीम लड़की थी, अनाथ थी। तो बड़ा प्यार से इसको नाज़ों से पाला था। उन्होंने कभी अपने भाई का एहसास नहीं होने दिया। इसका नाम था सानिया, जो इनकी भतीजी थी, जिससे आसिफ की शादी हुई थी। तो पुलिस कहती है बात बताइए आप, बात क्या। तो वो बताते हैं कि हमारी सानिया से 2021 की स्टार्टिंग तक बात हुई, उसके बाद आज तक हमारी सानिया से बात नहीं हुई। तो वो कहते हैं आपने आसिफ से नहीं पूछा, जो आपका दामाद था। तो उन्होंने बताया उससे काफ़ी बार हमने पूछताछ की, फ़ोन पर बात की, लेकिन उसने हमें ये बताया कि
तुम्हारी जो भतीजी थी वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई, काफ़ी टाइम हो गया और हमें नहीं पता वो कहाँ है, और वो एक लेटर भी छोड़ कर गई है। तो पुलिस ने कहा अब 14 महीने लगभग इस बात को हो गए, तो आप अब आए हैं, अब आप खबर ले रहे हैं? तो वो कहा नहीं। उन्होंने कहा कि हमें उस वक्त शक नहीं था, लेकिन अब कुछ शक है। पुलिस ने कहा क्या? तो उन्होंने बताया कि जब लास्ट मतलब स्टार्टिंग 2021 तक हमारी बात हुई, उसके बाद सानिया का लगातार नंबर स्विच ऑफ जाने लगा। 2021 में बकरीद के आसपास की बात है। तो इन्होंने आसिफ से कांटेक्ट किया, उससे बात की, तो उसने ये सब चीज़ बताई। और तो इन्होंने फिर सोचा कि हमने उसको बचपन से पाला है, हम उसकी रग रग से वाकिफ़ हैं, और अच्छा आपकी अगर औलाद हो तो आप उसके बारे में क्या ना जानते हो, हर आदत नेचर सब कुछ पता होता है। तो इन्होंने कहा हमें शक हुआ कि हमारी बेटी किसी के साथ भाग नहीं सकती, और भागती तो हमें बताती, या अगर कुछ होता तो कुछ तो बताती, फ़ोन तो करती। तो पुलिस ने कहा आसिफ कहाँ है? तो उन्होंने कहा हमें उसका भी पता नहीं था, वो तो बड़ी मुश्किल तमाम से पता चला कि वो कहाँ है। पुलिस ने कहा क्या मतलब? तो इन्होंने बताया जब 2017 में हमने अपनी बेटी की शादी की थी, मतलब भतीजी की, तो ये मुंबई के नाला सोपारा में रहता था, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम हमारी बात हुई, इसने यही सब बताया और फिर हमारी बात होनी बंद हो गई। अब इनका कुछ पता नहीं ये गए कहाँ। ये नाला सोपारा आते हैं, इसका कुछ पता नहीं चलता, बहुत ढूंढते हैं, कुछ नहीं पता चलता। फिर इनका कुछ रिलेशन था मुंबई में, जानने वाले लोग थे, उन सब की मदद से बड़ी मुश्किल तमाम से आसिफ की माँ का नंबर इनके हाथ लग जाता है। अब ये उस नंबर पर बात करते हैं, तो इत्तेफाक से आसिफ की माँ ने उनको बता दिया कि अब हम नाला सोपारा में नहीं रहते हैं, हम मुंबई के मुमरा इलाके में शिफ्ट हो गए हैं। अब जब ये बात इन्हें पता चली तो ये फिर मुमरा पहुंचते हैं। मुमरा इसके आसिफ के घर जाते हैं। आसिफ के घर जाते हैं, आसिफ मिलता है, ये 2 साल की इसकी सानिया की बेटी हो चुकी थी, वो मिलती है। ये पूछते हैं कि सानिया कहाँ है? तो वो वही बात बताता है कि वो तो भाग गई, हमने आपको पहले भी बताया था। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहता है नहीं ऐसा ही है, वो एक लेटर भी छोड़ कर गई है। वो लेटर उनको दिखाता है, वो पढ़ते हैं। इसके बाद वो वहाँ से आ जाते हैं और अपने रिश्तेदारों में बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन कुछ शक है। अच्छा, ये लोग घर से मजबूत थे, ठीक ठाक फैमिली थी, जो चचा थे सानिया के। तो रिश्तेदारों ने कहा इसकी रिपोर्ट दर्ज कराओ, आखिरकार मामला है क्या? तो साहब हम इसलिए थाने में आज आए हैं 14 महीने के बाद। पुलिस ने कहा ठीक है, आप खामोश रहना, किसी से कोई जिक्र मत करना, हम जांच पड़ताल करते हैं। अब मुंबई की ये आलोच पुलिस स्टेशन की पुलिस ने आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में ये खबर भेजी कि 2 साल के अंदर अंदर जितनी भी लाशें मिली हैं, लावारिस लाशें या किसी की बॉडी जहाँ भी मिली हो, उसकी जानकारी तत्काल दी जाए। जो अनसॉल्व्ड केस हैं, जिनका आज तक कुछ पता ही नहीं चला। इत्तेफाक से अब ये वो वाला केस इधर आता है कि एक लाश ये भोई गांव के बीच पर किनारे पर मिली थी। लाश का तो जो है अंतिम संस्कार कर दिया था, दफना दिया था, लेकिन उसके डीएनए सैंपल हैं और कपड़े हैं। अब वो कपड़े मंगवाए जाते हैं और इसके सानिया के चाचा को बुलाया जाता है कि आप पुलिस स्टेशन आइए। ऐसा ना हो लेकिन फिर भी आप वो कपड़े देखिए, शायद सानिया के हों। वो आते हैं और थाने में पुलिस स्टेशन में जैसे ही वो उन कपड़ों को देखते हैं तो वो पहचान लेते हैं और वो कहते हैं ये हमारी सानिया के ही कपड़े हैं। क्योंकि वो वीडियो कॉल पर भी बात करते थे तो एक आध बार उन्होंने देखा होगा उन कपड़ों में, तो उन्होंने कहा ये कपड़े उसी के हैं
और इस तरीके के ही कपड़े वो पहनती थी। अच्छा, हाथों पर मेहंदी की बात पुलिस ने बताई तो उन्होंने कहा हाँ वो मेहंदी भी लगाती थी। इसके बाद पुलिस उनको खामोश कर देती है और कहती है आप खामोश रहो, हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं। अब वो आसिफ का एड्रेस लेते हैं, आसिफ को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। आसिफ के घर वाले पुलिस स्टेशन आते हैं और उनसे पुलिस पूछताछ करती है कि सानिया कहाँ है। तो वो बताते हैं वही बात जो चाचा को बताई थी। वो बताते हैं कि वो तो अपने आशिक के साथ भाग चुकी है, हमने इनको पहले ही बताया था और उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। हमारी बेटी है वो रह रही है, 2 साल की लगभग हो चुकी थी। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ शक हो रहा था, आसिफ की फैमिली पर और आसिफ के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर एक अजीब सा डर, हैबत, मतलब कुछ, अब भाई पुलिस तो पुलिस है, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग जाइए। लेकिन उन्होंने आसिफ से वो लेटर लिया, जो लेटर आसिफ ने इसके चचा को दिखाया था कि वो लेटर छोड़कर गई थी। पुलिस ने कहा वो लेटर हमें दे दीजिए जो सानिया छोड़कर गई थी। अब पुलिस वो लेटर ले लेती है और इनसे कहती है आप लोग जाइए, कोई बात नहीं, हम पता करते हैं। अब पुलिस ने वो लेटर फॉरेंसिक लैब भेज दिया, जहाँ हैंड राइटिंग का ये सब कुछ होता है। जब वहाँ पर जांच हुई तो पता चला कि जो हैंड राइटिंग है वो सानिया की नहीं है, बल्कि वो खुद हैंड राइटिंग आसिफ की है। बस इतना जब पता चला तो पुलिस ने कहा ठीक है। अब पुलिस ने कहा बहुत हो गया, चूहा बिल्ली का खेल, बहुत प्यार से पूछताछ कर ली, अब आसिफ से अपने अंदाज में पूछताछ करते हैं, अपना स्टाइल इसको दिखाते हैं। पुलिस इसको बुलाती है और जब अपना तरीका अपनाती है तो आसिफ तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है और एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाता है इस यतीम लड़की की, अनाथ लड़की की, जिसको उसके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया, नाज़ों से पाला, इसकी शादी की, 2019 में ये प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद इसकी बेटी हुई, और उसके ख़िलाफ़ एक खौफनाक कहानी जो उसने सुनाई, वो जब आप सुनेंगे अभी तो दहल उठेगी। उसने अच्छा, मैं वजह बाद में बताऊंगा आपको कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया था, आसिफ ने और उसकी फैमिली ने, इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा। और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई इसलिए भी किसी का कत्ल कर सकता है। आप कमेंट में बताना ज़रूर दोस्तों, आपकी आंखों में अभी आंसू आ जाएंगे, ये मेरा दावा है। मैं बहुत कत्ल की आपको कहानियां सुना चुका हूं और आगे भी सुनाता रहूंगा। हम हर क्राइम के बाद, हर क्राइम की कहानी के बाद ये सोचते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन उससे भी बढ़ चढ़ कर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आप बताना ज़रूर मुझे, मैं फोर्स कभी करता नहीं। वो बताता है बकरा ईद से एक दिन पहले वो अपनी बेटी को अपनी बहन के घर छोड़ आता है, यानी बेटी के खाला के घर, बुआ के घर। अब इसके आसिफ के घर पर कौन होता है? आसिफ की वाइफ सानिया, आसिफ का बाप और आसिफ का एक भाई, सानिया का देवर और ससुर, ये 3 लोग। ये बकरा ईद को जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़कर आते हैं, घर पर आते हैं। इतना पाक साफ दिन है ये दोस्तों, किसी दिन मैं आपको बकरा ईद की भी स्टोरी सुना ही दूंगा। तो ये लोग आते हैं और आकर सानिया को पकड़ते हैं, उसके हाथ पैर बांधते हैं और उसको पानी के टब में डाल देते हैं और उसकी गर्दन डुबो कर रखते हैं। उसको इतनी देर तक डुबो कर रखा जाता है उसकी गर्दन को, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसका दम घुटता है, मौत हो जाती। लेकिन इन लोगों को फिर भी शक था कि कहीं ये बच ना जाए, बेहोश तो नहीं है। इसके बाद ये उसका गला घोंटते हैं। गला घोंटने के बाद आसिफ एक तेज धार चाकू लेता है,
उस चाकू से सानिया की गर्दन काटना शुरू करता है। ज़रा आप हैवानियत तो देखिए दोस्तों, ज़रा सोचिए आप। उसकी गर्दन काटना शुरू कर देता है। अब ये कुछ हद तक ही गर्दन कट पाती है और ये आसिफ जो है बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब ये बेहोश हो जाता है तो फिर इसका बाप उठता है और वो कहता है आसिफ से नहीं हो पाएगा। वो फिर चाकू अपने हाथ में लेता है और वो इसकी गर्दन काटना शुरू करता है और धड़ से गर्दन अलग कर देता है। गर्दन अलग हो जाती है। इसके बाद क्रूरता और देखिए आप। फिर एक काम करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि इस लाश को कोई पहचान ना ले, इस गर्दन को हम कहीं अलग फेंकेंगे और लाश को अलग फेंकेंगे। 2 हिस्सों में इस लाश को फेंका जाएगा, ठिकाने लगाया जाएगा। वो उस सानिया के सर के सारे बाल ट्रिमर से निकाल देते हैं, गंजा कर देते हैं। उसके होंठ पर एक तिल था, तो इन्होंने कहा कभी ऐसा ना हो कि ये इसका सर मिल जाए और इस तिल से पहचान हो जाए कि ये सानिया है। तो उन्होंने उतना हिस्सा वो भी निकाल दिया, उसका तिल ही निकाल दिया। इसके बाद आसिफ इसी वसई इलाके में जाता है, भोई गांव के बीच पर, और काफ़ी अंदर जाकर एक सुनसान जगह से समुंदर में वो उसके चेहरे को फेंक देता है पॉलीथीन में ले जाकर, और घर आ जाता है। और ये सब अभी दोपहर हुई है, क्योंकि सुबह सुबह नमाज हो जाती है बकरा ईद की। उसके बाद की ये बात है, काम शुरू कर दिया था इन लोगों ने अपना। उसके बाद आसिफ अपने जीजा को फ़ोन करता है, अपने जीजा को बुलाता है। इसका जीजा था वो एक कैब ड्राइवर था, कैब चलाता था। उससे कहता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, सानिया की लाश को ठिकाने लगाना है, तुम अपनी गाड़ी लेकर फटाफट मेरे घर आओ। इसका जीजा आता है, लाश को ये लगेज में भरते हैं, गाड़ी में रखते हैं और वसई इलाके के उसी बीच की तरफ जाते हैं, और मौका देखकर ये अंदर को उस लगेज को बहा देते हैं और कहते हैं ये लहरें इसको अंदर ले जाएंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ये वापस आ जाते हैं। अब वापस आने के बाद मेहमान नवाजी चल रही है, मतलब ऐसा कि कुछ हुआ ही नहीं, सब नॉर्मल। खून वून जो घर में था वो सब कुछ उन्होंने साफ कर दिया, और बिल्कुल ऐसे कि कोई बात ही नहीं, कुछ ही सब। लेकिन 5 दिन के बाद ये लाश मिलती है। अब आसिफ ने ये कहानी तो सुना दी कि कत्ल किया, कैसे किया, लेकिन ये कत्ल क्यों, इसकी वजह क्या है, मोटिव क्या है? क्योंकि पुलिस तो मोटिव चाहिए मुकदमा चलाने के लिए, वजह उसकी क्या है। अब इससे वजह पूछी जाती है। सुनिए दोस्तों, अब वजह सुनिए, आप भी दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आसिफ ने बताया उसकी बहन की शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी मुंबई में ही। जो उसका जीजा था वो कैब ड्राइवर था, वही कैब ड्राइवर जो लाश को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए आया था। उसकी 10 साल पहले शादी होती है, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं होता, औलाद नहीं होती, उसकी गोद आज तक खाली थी। लेकिन जब आसिफ की शादी हुई 2017 में, तो 2019 में सानिया प्रेग्नेंट हो गई। सब लोग बड़ा खुश, पूरी फैमिली खुश कि चलो हमारे घर में भी खुशी आ जाएगी, बच्चे की किलकारी गूंजेगी। सब लोग बड़ा खुश, सानिया भी बड़ा खुश। इसके बाद डिलीवरी होती है 20 में, और सानिया एक बच्ची को जन्म देती है, बेटी को। बड़ा खुश थी सानिया। अब इधर प्लानिंग चली कि ऐसा करो आसिफ, इसके ससुर ने और सास ने कहा कि तुम्हारी बहन की गोद 10 साल से खाली है, तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है, एक बच्ची हो गई, अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा तो दोबारा कोई ना कोई संतान पैदा होगी, वो तुम रख लेना, ये बेटी अपनी बहन को दे दो। आसिफ तैयार हो जाता है, लेकिन सानिया मना कर देती है कि ये नहीं हो सकता। सानिया कहती है ये मेरी पहली औलाद है, इस औलाद को मैं कैसे दे दूं? 9 महीने मैंने इसको पाला है, पेट में रखा है, और माँ की ममता तो माँ की ममता होती है। आप सबकी माँ है, मेरी माँ है, आप जानते ही हैं।
तो सानिया जब मना कर देती है तो सबको बड़ा बुरा लगता है, इन्हें बड़ा बुरा लगता है। ये सब सानिया के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अब सब लोग एक तरफ, सानिया अकेली एक तरफ। अब ये लोग प्लान करते हैं और कहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन ये बेटी तो हमारी बेटी के पास ही जाएगी, सानिया के पास नहीं रहेगी। लेकिन किया क्या जाए। अब बीच का जो कांटा था, बीच में जो दीवार थी, वो उसकी माँ, सगी माँ अपनी, जिसने उसको पैदा किया, जिसने पेट में रखा। अब उसके ख़िलाफ़ ये लोग एक साजिश रचते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची को, अपनी बेटी को देने के लिए, आसिफ की बहन को देने के लिए सानिया को रास्ते से हटाना होगा। और इनके लिए ये सब बड़ा आसान भी लग रहा था क्योंकि वो कर्नाटक की थी, वहाँ से वो ज़्यादा आना जाना था नहीं, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन इन लोगों ने ये साजिश की और ख़ास बकरा ईद के दिन उसको मौत के घाट उतार दिया। और इस जांच पड़ताल में जो पुलिस ने डीएनए रखा था, वो डीएनए भी आसिफ से और उसकी बेटी से मिलाया तो वो भी मैच कर गया था। ये भी कामयाबी मिली थी पुलिस को। तो दोस्तों ज़रा सोचिए आप, कितना खौफनाक ये मंज़र रहा होगा, किस तरीके से, किस हैवानियत से आसिफ के बाप ने, आसिफ ने और उसके भाई ने एक सानिया को मौत के घाट उतार दिया। और ज़रा आप सोचिए कि अपने बेटे की बेटी को, अपनी बेटी को देने के लिए अपनी बहू का कत्ल करवा दिया। अब इसके बहुत सारे तरीके थे। दूसरी औलाद होती तो ले लेते, और अमूमन ऐसा होता भी है, बहुत से लोग एक दूसरे को दे देते हैं। बहुत सारे रास्ते थे। या किसी और का बच्चा ले लेते, किसी की ज़्यादा अगर बच्चे हैं उससे वो दे देता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन लोगों ने ये सब किया। ज़रा सोचिए दोस्तों, हर बार लगता है कि अब शायद इससे ख़तरनाक कोई क्राइम नहीं होगा, लेकिन फिर एक नई कहानी आ जाती है और यकीन करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये थी आज की बेहद ही अफसोसनाक कहानी, एक यतीम, एक अनाथ लड़की की। बड़ा अफसोस हुआ और मुझे बड़ा अजीब लगा। कुछ ही कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर असर करती हैं। मैं शौक़ हो जाता हूँ कि क्या है ये, क्या मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को। मैं खुद नहीं समझ पाता कि मैं कैसे सुनाऊँगा। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, जब ये कहानी में आपको सुनाने के लिए, जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, जब मैं इसको देख रहा था, इसके बारे में जब पूरी डिटेल निकाल रहा था, तो मेरे आँखों में आंसू थे, नम हो गई थी मेरी आँखें। और शायद आप भी इस टाइम रुआंसू होंगे, आपकी भी आँखों में आंसू छलक रहे होंगे। ज़रा सोचिए आप। खैर दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें, यही हमारा मकसद है। इसीलिए हम आपको हर रोज़ रात 9 बजे एक क्राइम की नई कहानी सुनाते हैं और आगे भी सुनाते रहेंगे। तो हमारी आज की वीडियो में जो भी लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रात हम आपको नई कहानी सुनाते रहें 9 बजे हर रात, और आप लोग सुनते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो दोस्तों कल फिर होगी मेरी मुलाकात आपसे ठीक 9 बजे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।